हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग हम लोग देखते हैं। ना मीनिंग समझने के लिए हम लोग को ये एक डायग्राम देखना जरूरी है। ये डायग्राम हम लोग को इजीली समझा पाएगा कि एचआरपी क्या होता है। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एचआर रिक्वायरमेंट और एचआर अवेलेबिलिटी। एचआर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सपोज एक कंपनी है जहां पे 5 एम्प्लॉयज की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जरूरत है, तो वो कंपनी की क्या हो गई, एचआर रिक्वायरमेंट। फिर कंपनी देखेगी कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। फिर ये रिक्वायरमेंट को और अवेलेबिलिटी को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन करने के बाद में दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो नो डिफरेंस आ सकता है या फिर डिफरेंस आ सकता है। नो डिफरेंस का मतलब क्या, रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी सेम है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी को 5 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और 5 एम्प्लॉयज अवेलेबल है। सो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कंपनी को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा सिचुएशन हो सकता है जहां पे डिफरेंस हो सकता है। अभी डिफरेंस क्या हो सकता है, आइदर देयर कैन बी एचआर सरप्लस और देयर कैन बी एचआर शॉर्टेज। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कंपनी की ह्यूमन रिक्वायरमेंट जितनी है उससे अवेलेबिलिटी ज्यादा है। मतलब कंपनी को 5 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल 7 एम्प्लॉयज है, तो दो का क्या हो गया, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या, एक्स्ट्रा होता है। और शॉर्टेज का मतलब क्या है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है उससे अवेलेबिलिटी कम है। मतलब कंपनी को 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है और अवेलेबल सिर्फ 3 एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, एचआर रिक्वायरमेंट और एचआर अवेलेबिलिटी को कंपेयर करके डिफरेंस है क्या फाइंड आउट करती है। फिर डिफरेंस सरप्लस में है या शॉर्टेज में है वो फाइंड आउट करती है और उसके हिसाब से एक्शन लेती है। एक्शन क्या लेती है कंपनी, कि अगर सपोज एचआर सरप्लस होगा, मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज होगी, तो कंपनी सिंपली उनको क्या करेगी, जॉब से निकाल देगी। फिर बाद में एचआर शॉर्टेज अगर होगा, तो एचआर शॉर्टेज में कंपनी क्या करेगी, नए एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करेगी। तो इसी सब प्रोसेस को यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है। इससे कंपनी को पता चलता है कि कंपनी में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, कौन से डिपार्टमेंट में सरप्लस है। ये कंपनी को फाइंड आउट करना काफी इजी होता है बिकॉज ऑफ द एचआरपी। सो एचआरपी की वजह से कंपनी को पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। उसके हिसाब से कंपनी फिर आगे एक्शन लेती है। यहाँ पे एचआरपी के मीनिंग के बारे में बताया है कि एचआरपी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को याद रखना है कि एचआरएम जो होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है और एचआरएम के अंदर एचआरपी होता है। इनफैक्ट एचआरएम जो होता है वो एचआरपी से स्टार्ट होता है। मतलब एचआरएम के अगर हम लोग फंक्शंस देखेंगे कि एचआरएम के अंदर क्या क्या काम होता है, तो सबसे पहला एचआरएम का काम होता है एचआरपी। सो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि एचआरएम इंक्लूड्स एचआरपी। एचआरएम जो होता है उसके अंदर एचआरपी आता है। फ्रॉम एचआरपी द मैनेजर आइडेंटिफाई हाउ मेनी पीपल आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मेनी पीपल दे विल नीड इन द फ्यूचर। मतलब एचआरपी से यहाँ पे एचआर मैनेजर को पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है और फ्यूचर में कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस डिसीजन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज आर टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज वेदर टू रिक्रूट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और रिमूव एक्सेस एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को कंपेयर करके फाइंड आउट करती है कि अगर कोई शॉर्टेज है क्या, शॉर्टेज होगा तो उसके हिसाब से फिर नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाएगा और सरप्लस होगा तो उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है उनको जॉब से निकाला जाएगा। तो ये सब प्रोसेस को यहाँ पे एचआरपी बोला जाता है। अगेन यहाँ पे एचआरपी के दो डेफिनेशन दिए हैं। विलियम ग्लुएक इनके डेफिनेशन में लिखा है कि एचआरपी इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एडेक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या कि यहाँ पे एचआरपी की वजह से कंपनी के अंदर एडेक्वेट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाती है। अगर कंपनी एचआरपी नहीं करेगी तो कंपनी को पता नहीं चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में सरप्लस है, कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है। तो कंपनी प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाएगी। मतलब अगर सपोज शॉर्टेज एम्प्लॉयज है तो उनको रिक्रूट करना चाहिए, सरप्लस एम्प्लॉयज है तो उनको जॉब से निकालना चाहिए, तो ये डिसीजन कंपनी नहीं ले पाएगी अगर कंपनी एचआरपी नहीं करेगी। तो हर एक एचआर मैनेजर को अपने हर एक डिपार्टमेंट में जाके एचआरपी करना पड़ेगा, जहां पे वो देखेंगे हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर अवेलेबल एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड। उसको कंपेयर करके जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन यहाँ पे एचआर मैनेजर लेते हैं। और डिसीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सरप्लस एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको जॉब से निकाला जाता है,
और अगर शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज होता है तो नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को यहाँ पे एचआरपी बोला जाता है। ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोग याद रखना, यहाँ पे सिंपल है कि पहले एचआर रिक्वायरमेंट लिखना है, फिर एचआर अवेलेबिलिटी लिखना है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में ये दोनों में या तो नो डिफरेंस आ सकता है या तो डिफरेंस आ सकता है। नो डिफरेंस का मतलब क्या है कि एचआर अवेलेबिलिटी और एचआर रिक्वायरमेंट सेम है, तो यहाँ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने चाहिए उतने एम्प्लॉय अवेलेबल है। और डिफरेंस कब आता है? जब एचआर रिक्वायरमेंट और एचआर अवेलेबिलिटी में गैप होता है। जैसे कि सपोज एचआर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है, तो शॉर्टेज है। एचआर की रिक्वायरमेंट कम है लेकिन अवेलेबिलिटी ज्यादा, इट मींस सरप्लस है, तो उसके हिसाब से फिर कंपनी क्या करेगी, आगे डिसीजन लेगी। सो वही सब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एचआरपी किया जाता है। ये जो डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया वही सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कंपनी क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे कंपनी देखती है कि कंपनी में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है या शॉर्टेज है, वो सब डिसीजन जो होते हैं कंपनी यहाँ पे एचआरपी में लेती है। तो ये डिसीजन लेने के लिए कंपनी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है कंपनी स्ट्रेटेजी। कंपनी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि कंपनी क्या स्ट्रेटेजी बना रही है ना। कुछ कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि कंपनी जहां पे मर्जर करती है, जॉइंट वेंचर करती है, टेक ओवर, एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को क्या करी, एक्सपांड कर रही है। तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा, जहां पे कंपनी फाइंड आउट करेगी कि प्रेजेंटली कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज है और फ्यूचर में कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। सेम तरीके से कुछ कंपनीज जो है वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस को थोड़ा सा कम करना। जैसे यहाँ पे हमने ग्रोथ स्ट्रेटेजी में क्या देखा था कि कंपनी यहाँ पे बिजनेस को ग्रो करती है, वैसे रिट्रेंचमेंट में कंपनी क्या करती है, बिजनेस को कम करती जाती है, जहाँ पे कंपनी डिवेस्टमेंट कर सकती है। डिवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने कुछ ब्रांचेस को बेच देती है, कुछ प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देती है, तो उसको डिवेस्टमेंट बोलते हैं। लिक्विडेशन मतलब जहाँ पे कंपनी पूरा का पूरा अपना बिजनेस जो है वो बेच देती है। टर्न अराउंड मतलब जहां पे कंपनी क्या करती है, लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग में आने की कोशिश करती है। तो अगर सपोज कंपनी रिट्रेंचमेंट कर रही है तो रिट्रेंचमेंट में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कंपनी के स्ट्रेटेजी के ऊपर एचआर पे डिपेंड कर रहा है। कंपनी अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रही है तो नए नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगी। अगर कंपनी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करिए तो कंपनी क्या करेगी, डाउन साइजिंग करेगी, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है उनको निकालेगी, बिकॉज कंपनी को यहाँ पे अपना कॉस्ट जो है वो सेव करना है। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर एचआर पे डिपेंड करता है। देन सेकेंड फैक्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो भी एचआरपी को अफेक्ट करता है, बिकॉज किसी भी कंपनी में जब कंप्यूटराइजेशन होता है या ऑटोमेशन होता है, मतलब मशीन्स वगैरह आती है, तो ऑब्वियसली उसके वजह से क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कम रिक्वायरमेंट होती है मैनुअल वर्क करने के लिए, बिकॉज सब कुछ कैसे हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है या मशीन्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज मैनुअल काम करते हैं उनको फिर यहाँ पे जॉब से निकाला जाता है, और फिर बाद में कंपनी क्या करेगी, जो भी क्वालिफाइड और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे उनको जॉब पे लेगी। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी जो होती है वो एचआरपी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट फिलोसॉफी। नाउ फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है, थिंकिंग या एटीट्यूड या मैनेजमेंट जो कैसे सोचता है। तो कुछ मैनेजमेंट जो होते हैं कंपनी के, वो ट्रेडिशनल फिलोसॉफी रखते हैं, और कुछ कंपनी के मैनेजमेंट जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। सो बेसिकली कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो ट्रेडिशनल फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेडिशनल फिलोसॉफी को फॉलो किया जाता है तो वो लोग ज्यादा ये एचआरपी के ऊपर एम्फोसिस नहीं करते, मतलब वो लोग ज्यादा पेन नहीं लेते कि हम लोग को हर एक डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है, फिर बाद में सरप्लस है या शॉर्टेज है, ये सब चीजें देखने के ऊपर वो लोग ज्यादा एम्फोसिस करते नहीं है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल है, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसा उनका एक एटीट्यूड होता है। वही अगर हम लोग देखेंगे कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे वो प्रॉपर एचआरपी करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पे जो एचआर मैनेजर जो होते हैं वो देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, सरप्लस होगा तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, शॉर्टेज होगा तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। यहाँ पे मैनेजमेंट के फिलोसॉफी के ऊपर भी एचआर पे डिपेंड करता है
मैनेजमेंट का फिलोसॉफी अगर ट्रेडिशनल होगा तो ज्यादा एचआरपी नहीं करते हैं, जैसे चल रहा है, मतलब अगर सरप्लस स्टाफ है तो सरप्लस स्टाफ के साथ ही वो काम करते हैं, शॉर्टेज होगा तो शॉर्टेज के साथ ही काम करते हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। वही अगर प्रोफेशनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मैनेजमेंट का प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है या फिलोसॉफी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि शॉर्टेज है या सरप्लस है और उसके हिसाब से वो एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग ना। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है, कुछ अपनी एक्टिविटीज को दूसरे एजेंसीज को आउटसोर्स करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जो खुद प्रोडक्शन करती है, लेकिन प्रोडक्ट को सेलिंग जो होता है वो किसी और एजेंसी को देती है। तो आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज को आउटसोर्स किया जाता है, जैसे मैंने आपको सेलिंग के बारे में बताया, वैसे कुछ कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स कर सकती है, और भी बहुत सारे बिजनेस के फंक्शन जो होते हैं उसको कंपनीज आउटसोर्स कर सकती है। सो आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होता है, कंपनी को एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम लगती है। क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन भी होता था, सेल्स भी होता था, ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, लेकिन कंपनी अभी क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रही है। सेलिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी और एजेंसी को दिया है, तो अभी कंपनी को कम एम्प्लॉयज की जरूरत लगेगी, तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देगी। सो आउटसोर्सिंग भी क्या करता है, यहाँ पे एचआरपी को अफेक्ट करता है। अभी ये आउटसोर्सिंग क्यों किया जाता है, बिकॉज आपको पता है कि हर एक कंपनी अपना कॉस्ट जो रिड्यूस करना चाहती है। अगर कंपनी सारे एक्टिविटीज खुद हैंडल करेगी तो उसके लिए कंपनी को बहुत सारे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। उससे अच्छा कंपनी क्या करेगी, एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देगी, ताकि कंपनी का कॉस्ट जो कम हो जाएगा। यहाँ पे आउटसोर्सिंग करने की वजह से क्या होता है कि कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको जॉब से निकाला जाता है। एचआरपी को आउटसोर्सिंग भी जो होता है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर लॉ। नाउ लेबर लॉ का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने लेबर्स के रिलेटेड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ लॉज जो है वो रिक्रूटमेंट के बारे में है। रिक्रूटमेंट मतलब कौन से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है वगैरह। फायरिंग के रिलेटेड लॉ है, फायरिंग मतलब एम्प्लॉय को जॉब से निकालना। कॉम्पेंसेशन के रिलेटेड है, वर्क आवर्स के रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड। ऐसे काफी सारे लॉज जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। अभी हर एक कंपनी को ये लॉस को फॉलो करना पड़ता है और उसके हिसाब से एचआरपी करना पड़ता है। अगर सपोज कंपनीज ने ये लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया तो कंपनी को यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है। जैसे कुछ कंपनीज है वहां पे रिजर्वेशन होते हैं कि पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कोई जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उसको ही वहां पे रखा जा सकता है। ये क्या कर रहा है, कंपनी के एचआरपी को अफेक्ट कर रहा है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर वो जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उसको ही रिक्रूट करना पड़ेगा। ये लेबर लॉ जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, और ये लेबर लॉज को कंपनी को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है और उसके हिसाब से एचआरपी करना पड़ता है। अगर कंपनी ने लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया तो कंपनी को हेवी फाइन यहाँ पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रही है, और इस कंपटीशन को फेस करने के लिए कंपनी को काफी ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ रहा है, प्रोफेशनल होना पड़ रहा है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, सिस्टमेटिक एचआरपी करती है। मतलब यहाँ पे कंपनी फाइंड आउट करती है कि कंपनी के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो अवेलेबल है कि नहीं, जो एम्प्लॉयज अवेलेबल है वो क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज कैसे है, फिर बाद में कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, और उसके हिसाब से फिर कंपनी क्या करती है, बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, बेस्ट कैंडिडेट्स को जॉब पे लेती है, ताकि कंपनी ये कंपटीशन को फेस कर पाए। क्योंकि अगर सिस्टमेटिक एचआरपी कंपनी नहीं करेगी तो कंपनी को पता नहीं चलेगा कि कंपनी के पास शॉर्टेज है या सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज है, और फिर बाद में क्या होगा कि कंपनी के पास क्वालिटी वाइज एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, क्वांटिटी वाइज कंपनी में एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, वो कंपनी को पता नहीं चलेगा। और जब कंपनी के पास अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उसके वजह से क्या होगा, कंपनी को फिर कंपटीशन को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। इवन कंपनी के पास अगर क्वांटिटी वाइज एम्प्लॉयज अगर अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब कंपनी में अगर शॉर्टेज है, तो वो भी क्या करेगा, कंपनी को कंपटीशन फेस करने में पॉसिबल नहीं करेगा, और उसके वजह से कंपनी कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगी और कंपनी को लॉसेस होना शुरू हो जाएगा और कंपनी मार्केट में से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से भी कंपनी क्या करती है, प्रॉपर एचआरपी करके फाइंड आउट करती है कि कंपनी के पास प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, और क्वालिटी टैलेंटेड एम्प्लॉयज कंपनी में अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉर्पोरेट इमेज। ना कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है, कंपनी की इमेज। मतलब यहाँ पे कंपनी की इमेज जो है उसके ऊपर भी एचआरपी जो होता है वो डिपेंड करता है, बिकॉज जिस कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज अच्छा होता है उस कंपनी को हर एक स्टेक होल्डर जो होते हैं सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी है
जिनकी कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली वहां पे एम्प्लॉयज होल हार्टेडली काम करेंगे, कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो जो कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है वो कंपनी को स्टेक होल्डर जो है सपोर्ट करते हैं। और उसके वजह से अगर कंपनी में प्रॉपर एम्प्लॉयज अवेलेबल होंगे तो उसकी वजह से कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो है अच्छी होगी। तो एचआरपी में यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, फिर वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम करे और उसके वजह से कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो एनहांस हो जाए। सो कॉर्पोरेट इमेज भी यहाँ पे एचआरपी को अफेक्ट करता है। कंपनी अपनी कॉर्पोरेट इमेज को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एचआरपी करती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है। कंपनी फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कि नहीं, और जो एम्प्लॉयज अवेलेबल है वो क्वालिटी वाइज कैसे है, ये सब चीजों को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज के ऊपर कंपनी की इमेज डिपेंड करती है। एंड द लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। कंपनी के पास कितने फंड्स अवेलेबल है उसके हिसाब से एचआरपी का डिसीजन लिया जाता है। अगर कंपनी के पास अच्छे खासे फंड्स अवेलेबल रहेंगे तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे क्वालिटी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, फिर बाद में उनको कॉम्पेंसेशन प्रॉपर पे करती है, उनको मोटिवेट वगैरह करती है। लेकिन अगर कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो कंपनी यहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयज को या क्वालिटी एम्प्लॉयज को रिक्रूट नहीं कर पाएगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो होता है वो भी एचआरपी को यहाँ पे अफेक्ट करता है। जितना फंड कंपनी के पास अवेलेबल होगा उस तरीके से कंपनी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग करती है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि एचआरपी क्या होता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एचआरपी में कंपनी क्या करती है कि कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं वो कंपनी फाइंड आउट करती है। मतलब ये एम्प्लॉय जो कंपनी में अवेलेबल है वो क्वालिटी वाइज कैसे है, मतलब काम वगैरह कैसे करते हैं, और क्वांटिटी वाइज कैसे है, मतलब जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, ये सब चीजों को कंपनी यहाँ पे चेक करती है। और अगर सपोज कंपनी में शॉर्टेज होगा एम्प्लॉयज का तो उनको रिक्रूट किया जाता है, सरप्लस होता है तो उनको जॉब से निकाला जाता है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यहाँ पे प्लान करती है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी में है कि नहीं वो देखती है। तो ये एचआरपी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारे हमने यहाँ पे पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।